जय श्री राम बच्चों। आज हम केमिकल बॉन्डिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायपोल मूवमेंट। हम डायपोल मूवमेंट पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर 11th क्लास चैप्टर। और हम डायपोल मूवमेंट बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि डायपोल मूवमेंट क्या होता है, हम कैसे किसी कंपाउंड का डायपोल मूवमेंट निकाल सकते हैं और उस डायपोल मूवमेंट की एप्लीकेशंस क्या, मतलब उसको हम कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जो आज स्टार्ट होगा, मगर आज के बाद जितने भी चैप्टर्स आएंगे वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्यादा लगता रहेगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं डायपोल मूवमेंट। और डायपोल मूवमेंट समझने के लिए, आने के लिए तुम्हारे पास बस एक छोटा सा ज्ञान होना चाहिए। तुमने अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट 3rd चैप्टर के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था। टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसी टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करते हुए हम एक चीज पढ़ने वाले, क्या है? डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट क्या है? डायपोल क्या है? डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट को पहले बता दूं, वैसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होता है डायपोल मूवमेंट, उदाहरण से समझेंगे। मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम HCl है। हमने एक टॉपिक पढ़ा पिछले चैप्टर में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसमें हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जब भी कोई हाइड्रोजन और क्लोरीन जैसे दो बंदे हैं, इन्होंने क्या किया, एक बॉन्ड बनाया, तो एक एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, एक टेंडेंसी होती है कि वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन ने ये बॉन्ड बनाया हुआ, यहां पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। अब हाइड्रोजन की भी ये टेंडेंसी है, क्लोरीन की भी टेंडेंसी है, सबकी टेंडेंसी होती है, मगर इस केस में क्लोरीन की टेंडेंसी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन के थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बीचों बीच होना चाहिए, भाई अगर तुमने शेयरिंग करी है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां होना चाहिए? दोनों के बीच में होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीचों बीच होना चाहिए, वो क्लोरीन क्या करता है, धीरे 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 अपनी तरफ खिसकाना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है, इस क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव, डेल नेगेटिव, और इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर पूरा इलेक्ट्रॉन खींच जाता, पूरा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता क्लोरीन, तो मैं कहता ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन खींचता तो मैं कहता इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव वाला चार्ज है और इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण एक पॉजिटिव चार्ज है। मगर क्या हुआ, यहां पर इसने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींचा, थोड़ा थोड़ा खींचना शुरू कर दिया और हाइड्रोजन पे थोड़ा पॉजिटिव आ गया। हमने सुना हुआ है इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है जी। अब एक टर्म क्रिएट करी गई, डायपोल मूवमेंट। क्या था ये? बोला गया कि जो ये चार्ज है, भाई ये जितना ये चार्ज होगा उतना यही चार्ज होगा, पर ये ध्यान रखना। तो चार्ज चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव, हमें उससे मतलब नहीं है। जो चार्ज है इनटू में जो इस ये बीच का इनका डिस्टेंस है, इसके प्रोडक्ट को डायपोल मूवमेंट की संख्या दी गई। मतलब और कुछ नहीं है डायपोल मूवमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस इज नोन एज डायपोल मूवमेंट। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि फोर्स क्या है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, यही है ना फोर्स। तो उसी प्रकार से डायपोल मूवमेंट क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब कई बच्चे तो यही नहीं समझ पाते, वो कहते हैं कि जी अच्छा ये तो फॉर्मूला होगा ना डायपोल मूवमेंट का, डायपोल मूवमेंट होता क्या है? तो इसके लिए सिर्फ एक ही बात है यार, सिंपल सी बात सुनो। देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रकृति ने दी थी, हमें नेचर ने दी। अब नेचर ने हमें क्या दिया? हमें नेचर ने टाइम दिया, हमें नेचर ने डिस्टेंस दी। हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम करके वेलोसिटी एक टर्म क्रिएट कर ली। नेचर ने हमें वेलोसिटी थोड़ा दी है, हमें तो नेचर में क्या हुआ, एक टाइम दिया है, एक डिस्टेंस दी है। हमने क्या करा जी, हमने उस डिस्टेंस अपॉन टाइम को क्या करके हमने वेलोसिटी क्रिएट कर ली। फिर किसी और साइंटिस्ट ने सोचा यार वेलोसिटी अपॉन टाइम करते तो एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगी, तो उन्होंने अपने अपने कुछ फिजिकल यूनिट्स बनाए। उसी प्रकार से ये भी क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस इज नोन एज डायपोल मूवमेंट। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस इज नोन एज डायपोल मूवमेंट। अब यहां पर दो चार बातें जो है वो बहुत आराम से तसल्ली से आंख खोल के सुनिए, ठीक है? क्या तुम्हें जब भी
डायपोल मोमेंट निकालने को दिया जाएगा ना, तो तुम्हें बोला जाएगा कि इनके ऊपर जो चार्ज है वो है लेट्स से a इंटू 10⁻⁻10 ESU, ऐसे कुछ दिया जाएगा। अब पहले शब्द को समझो कि जी इसके ऊपर जो चार्ज है ना वो a इंटू 10⁻10 ESU है। अब बच्चा पहली बात तो कहता है यार चार्ज है तो कूलॉम में होना चाहिए ना। हाँ, तो कूलॉम में भी चार्ज आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हें कूलॉम में भी चार्ज बोल सकते हैं कि भाई इतना कूलॉम था, इतना कूलॉम था, हो सकता है ऐसे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर वो ESU में चार्ज देंगे। अब बात आती है ESU क्या भला है। ESU इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये चार्ज की CGS यूनिट है। फिजिक्स में सबने इतना पढ़ लिया होगा अब तक, सबने SI यूनिट, CGS यूनिट सब कुछ पढ़ा होगा ना। तो चार्ज जैसे SI यूनिट में कूलॉम है, ऐसे ही चार्ज जो है वो CGS यूनिट में ESU में गिना जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक। तो चार्ज कितना है, मान लो किसी चीज पे भी कोई भी XYZ कोई भी चीज देंगे, कहेंगे उसके ऊपर ना चार्ज है a इंटू 10⁻10 ESU। ए क्या है, जैसे कहेंगे कि इसके ऊपर चार्ज है 0.5 इंटू 10⁻10 ESU, 0.2 इंटू 10⁻10 ESU, 1.2 इंटू 10⁻10 ESU, ऐसे टर्म्स होंगे। ए मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। और जो डिस्टेंस दी जाएगी कि भाई इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है b एंगस्ट्रॉम। अब बच्चे ने एंगस्ट्रॉम का मतलब सुना हुआ है, उसे पता है बच्चे को एंगस्ट्रॉम का मतलब, वो कहता है हाँ भाई यही तो है जो 11th में अब तक समझ में आया मुझे। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। अब बच्चा ये भूल जाता है 10⁻10 मीटर होता है, ठीक। तुम्हें इसको लिखना है 10⁻8 सेंटीमीटर। अब मन में सवाल होता है क्यों लिखना है, तो भैया मैंने बता ही दिया CGS था यहाँ पे। ये जो वैल्यू दे रखी होगी ये CGS में दे रखी होगी, ESU में है तो CGS है, अगर कूलॉम में दे रखा हो तो मीटर में लिखना, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक। मगर अगर ये ESU में दे दिया तो ये CGS हो गया ना, तो इसको सेंटीमीटर में लेना 10⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब तुम जब इसका डायपोल मोमेंट निकालोगे तो तुम क्या करोगे, तुम कहोगे चार्ज इंटू डिस्टेंस करना है मुझे। चार्ज कितना है, a इंटू 10⁻10 ESU इंटू में डिस्टेंस कितना है b इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। आंसर कितना आ जाएगा AB, वट एवर जो भी आएगा। मैंने कहा जैसे मैंने बताया था, जैसे A क्या है 1.2, 2.3 ऐसे कुछ सर, B भी कुछ होगा 0.9, 0.3 ऐसे कुछ भी होगा, B भी होगा। डिस्टेंस इतने एंगस्ट्रॉम है उतने एंगस्ट्रॉम है, तो इन दोनों को इंटू करके A भी आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या आएगा 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो भाई 10⁻18 ESU सेंटीमीटर को एक टर्म दिया गया और उसे बोला गया क्या, डिबाए। एक साइंटिस्ट थे, उनको ऑनर देने के लिए लिखा गया डिबाए। जैसे न्यूटन होती है ना फोर्स की यूनिट, साइंटिस्ट का नाम था, तो ऐसे उसी प्रकार से डिबाए एक साइंटिस्ट थे, उनको ऑनर देने के लिए क्या करा गया 10⁻18 ESU सेंटीमीटर को एक डिबाए माना गया। अब डिबाए क्या है, डिबाए डायपोल मोमेंट की CGS यूनिट है। बात बिल्कुल ठीक है, अगर ये SI यूनिट होती, SI में कुछ कर रहे होते तो क्या होता, ये होता अपना कूलॉम मीटर। ये क्या है AB डिबाए, AB मतलब समझ में आ गया होगा जहां जिसने पूरा ढंग से सुना है, कोई भी नंबर है वेरिएबल जो भी कुछ होगा, डिबाए। डिबाए क्या है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। इस बात को अब अपने दिमाग में उठा लो। तो मैंने तुम्हें अभी तक बताया डायपोल मोमेंट क्या होता है और कैसे हम निकालेंगे डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, ठीक है जी। अब बात आती है मैं डायपोल मोमेंट को कहां कहां लगाऊं, डायपोल मोमेंट की मेरी एप्लीकेशंस क्या है। तुम्हें भी अब तक पता लग गया होगा, शायद स्कूल में तुमने अब तक कोई एक आधा यूटी दे दिया होगा, स्कूल के क्लास टेस्ट हो गए होंगे। तो 11th में अब तुमसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई नहीं पूछने वाला कि डिफाइन डायपोल मोमेंट, डिफाइन फलाना, डिफाइन ढिमका। तुम्हें चीजों की एप्लीकेशंस आनी चाहिए। ये भी अगर ये डिबाई में तुम्हें पता है तो ये भी तुम्हें क्या कहते हैं अप्लाई करने में आना चाहिए। तो अब नेक्स्ट चीज है कि एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट क्या है। तो मैं तुम्हें अब एप्लीकेशंस बता रहा हूं डायपोल मोमेंट को तुमने कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तो बच्चों हम डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं।
अब ये डायपोल मोमेंट कहाँ कहाँ काम आता है, तो डायपोल मोमेंट के बेसिकली 3 काम है, ठीक है जी। पहला, टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब कि एक कोवलेंट कंपाउंड में कितना आयोनिक कैरेक्टर आ गया, हम डायपोल मोमेंट की मदद से निकाल सकते हैं कि वो 5% आयनिक हो गया, 10% आयनिक हो गया, 15% आयनिक हो गया, कितना परसेंट आयनिक हो गया, निकाल के दिखाता हूं मैं अभी तुम्हें। दूसरा है टू प्रिडिक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर्स। तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है जो तुम्हें ऑर्गेनिक में सबसे अच्छा दुखी करेगा। ऑर्गेनिक में जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, जिस भी कंपाउंड्स को पढ़ोगे उसमें उसको कहेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से कंपेयर कर दो जी, ये है वो है कर दो, तो तुम्हें इसमें वहां पे ये काम आएगा। और आखिरी है टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल का क्या शेप हो सकता है, हमने तो देखा नहीं, हमने तो कोई मॉलिक्यूल देखा नहीं है, मगर फिर भी हम एक सटीक कैसे बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल लीनियर ही होगा, ये टेट्राहेड्रल ही होगा, ये तो बेंट शेप का ही होगा, वो सब जानकारी भी हम डायपोल मोमेंट से ले सकते हैं। हम इसको एक एक करके पढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। तो सबसे पहले तो पहले वाले क्वेश्चन का ना मतलब समझो, ये मतलब है क्या इसका। बच्चों को ना मतलब समझ में नहीं आता, तीर मार रहे होते हैं अंधेरे में। टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, मतलब समझो। देखो बच्चों, ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, NaCl है। हम सबने पढ़ा हुआ है, जब भी हम 9वीं 10वीं में पहली बार आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स का जिक्र सुनते हैं, तब हमें पहला एग्जाम्पल दिया जाता है NaCl का। हमें कहते हैं कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ये कैटायन बन गया, ये एनायन बन गया, तो ये क्या हो गया, ये आयनिक कंपाउंड बन गया। हम सबने सुना होगा। फिर हमने एक चीज सुनी हुई है कि भाई क्लोरीन है, उदाहरण है एक सिंपल, दूसरा क्लोरीन है, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया है, ये कोवलेंट कंपाउंड बन जाता है। हम बड़े खुश होते हैं, हमें कोवलेंट कंपाउंड समझ में आ गया, हमें आयनिक कंपाउंड समझ में आ गया, हमें पता लग गया जहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए, वो आयनिक कंपाउंड होता है, और जहां पर शेयरिंग हो वो कोवलेंट कंपाउंड होता है, हमें पता है। मगर याद करो, मैंने तुम्हें अभी अभी एक चीज बताई है, HCl। अब हम सबको पता है HCl में क्या होता है, HCl में दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बैठे हुए, ये हमें पता है। मगर हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, जिससे इस पे थोड़ा सा नेगेटिव और इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाता है। तो इसमें तो दोनों ही बात होगी ना, इसमें वो शेयर कर रहा था तो वो कोवलेंट, मगर जब उसने इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करा तो उसमें थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव आ गया, तो उसमें कुछ आयनिक गुण आ गए, कुछ आयनिक गुण आ गए। अब बस यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है कि बता दीजिए कितना परसेंट आयनिक गुण आ गए, इसमें कितना परसेंट आयनिक की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो भैया इस क्वेश्चन के लिए ये जो क्वेश्चन है HCl वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें यह निकालना हो कि HCl कितने परसेंट आयनिक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग जो बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई की, नीट की, उनको इसका आंसर रटा हुआ होता है, क्योंकि ये दो ही क्वेश्चन आते हैं बार बार, HCl की परसेंटेज ऑफ आयनिक, HBr की परसेंटेज ऑफ आयनिक। कैसे आते हैं ध्यान से सुनो, तुम्हें बोला जाएगा जो HCl है इसके अंदर जो डायपोल मोमेंट मिलता है, डायपोल मोमेंट हम देखते हैं वो होता है कितना, 1.03 डिबाई। मैंने भी डिबाई बताया था क्या होता है। और जो इनकी बॉन्ड लेंथ है HCl की, जो अपनी बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 1.275 एंगस्ट्रॉम। कहते हैं HCl जो है उसका डायपोल मोमेंट कितना है, 1.03 डिबाई, ये हमें मिल रहा है डायपोल मोमेंट, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.275 एंगस्ट्रॉम। तो बताओ ये कितने परसेंट आयोनिक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब देखो सबसे पहले तो बात तो एक बार मेरी बात सुनो, परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है। परसेंटेज निकालने का तरीका एक बड़ा सिंपल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने का तरीका, मैं कह रहा हूं किसी भी चीज की परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, एक ही तरीका होता है, कितना मैक्सिमम कोई चीज हो सकती थी, कितना अब ऑब्जर्व कर रहे हैं हम उसको, इनटू में 100, ये परसेंटेज निकालने का तरीका है। उदाहरण 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 बड़ा सिंपल, मान लो 100 नंबर का पेपर आया,
उसमें से तुम्हारे 75 आ गए, 75 नंबर आ गए। तो तुमने कितने ऑब्जर्व करे? 75। मैक्सिमम कितने कर सकते थे? 100। तो 75 बटा में 100 इंटू में 100 परसेंटेज निकल गई। यही करते हो ना कि भाई कितना तुमने ऑब्जर्व करा, उसमें से तुमने कितना ऑब्टेन करा। 75 मार्क्स ऑब्टेन करे जी तुमने। मैक्सिमम करते तो कितनी कर लेते जी? 100 कर लेते हद से हद। 101 तो कर नहीं सकते थे 100 नंबर के पेपर में। इंटू में 100 कर दो तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज आ जाएगी। उसी प्रकार से अगर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो इसका भी सेम फॉर्मूला होगा कि डायपोल मूवमेंट कितना ऑब्टेन हो रहा है, डायपोल मूवमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता था, इंटू में 100 हमारा परसेंटेज ऑफ क्या आ जाएगा? आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। ये फॉर्मूला है आयनिक कैरेक्टर की परसेंटेज निकालने का। कौन सा? कि डायपोल मोमेंट कितना आ रहा है, डायपोल मोमेंट कितना आ सकता था, इंटू में 100, इससे हमारा क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, डायपोल मोमेंट आ कितना आ रहा है? डायपोल मोमेंट आ रहा है 1.03 डिबाई इंटू में 100 अपॉन में डायपोल मोमेंट कितना आ सकता था। यही कहानी है जो ये निकालना सीखे है ना कि डायपोल मोमेंट कितना आ सकता था, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देखो फिर से सुनो मेरी बात। मैंने कहा जी मुझे निकालने को बोल सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालो, तो मैंने क्या बोला कि परसेंटेज निकालने का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। परसेंटेज निकालने का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है किसी भी चीज के लिए, ऑब्टेन अपॉन में मैक्सिमम इंटू 100। तो मुझे अगर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालना है तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाला। क्या? कितना डायपोल मोमेंट है, कितना मुझे ऑब्टेन हो रहा है। तो बता रहा कभी क्वेश्चन में गिवन है 1.03 डिवाइड ऑब्टेन हो रहा है, इंटू में 100 अपॉन में कितना आ सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे मैक्सिमम वाली कहानी निकाल गया ना मैं, तो मेरा काम बन जाएगा। अब ये मैक्सिमम वाली मैं कहानी कैसे निकालूं, कैसे निकाल सकता हूं मैक्सिमम वाली कहानी? तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो बच्चों, HCl के बारे में देखो। HCl जो है, अब HCl में क्या है? ये हमारा HCl, HCl में क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करा था। ये मैक्सिमम क्या कर सकता है, मतलब हद से क्या कर सकता है क्लोरीन? ये डायपोल मोमेंट अगर मैक्सिमम हो जाए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अगर खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अपने चरम पे पहुंच जाए, तो मैक्सिमम क्या कर सकता है जी? मैक्सिमम कुछ नहीं कर सकता। मैक्सिमम सिर्फ इतना करेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के अपने पास रख लेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के अपने पास रखेगा तो यहाँ पे डेल नेगेटिव नहीं, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। यही तो होगा ना भाई। ध्यान से देखो, HCl था, इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो कैसे खींच रहा है? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचे यार अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव से, थोड़ा सा ये नेगेटिव हो गया, थोड़ा सा ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इससे मैंने डायपोल मोमेंट निकाल लिया, ये ऑब्टेन है मेरा। मैं ये कह रहा हूं अगर ये अपने मैक्सिमम पे चला जाए तो क्या कर लेगा? हद से इतना ही कर सकता है, इससे तो कुछ नहीं कर सकता कि जो इलेक्ट्रॉन उखाड़ रहा था, उस जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था उसको उखाड़ के अपने पास रख ले। तो जो डेल नेगेटिव था वो डेल ना रहे, पूरा नेगेटिव अपने पास आ जाए। तो उस समय इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के, इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। अब यहां पर एक बात है जो तुम्हें याद होनी चाहिए, ये तुम्हें क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तुम बोलोगे हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम, ये चार्ज होता है। नहीं, फिर से वही बात है, ये तो कूलॉम है ना। हमको तो डिबाई में दे रखा था मामला, हमें तो डिबाई में दे रखा था। डिबाई क्या होता है? ये तो CGS होती है, ये तो ऐसा यूनिट है कूलॉम। तो यहां पर यही कह रहा था मैं, यहां पर तुम्हें यह बताना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज CGS में, ESU में, इलेक्ट्रोसिटी यूनिट में होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। फिर से सुन लो, मैंने कहा जी भैया मैक्सिमम क्या हो सकता है, मुझे डायपोल मोमेंट मैक्सिमम निकालना था। मैंने कहा मैक्सिमम क्या हो सकता है जी? एक ही बात हो सकती है मैक्सिमम, तो क्या कि ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचे ना, उखाड़ के अपने पास रख ले। और जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के अपने पास रख लेगा तो क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? तो मैंने कहा जी तुम्हारे मन में होगा कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम, मगर ये तो ऐसा यूनिट है, हमें मामला CGS में लेना है क्योंकि हमें डिबाई में रखा है। तो ये वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, CGS यूनिट है ESU, ठीक है जी। अब ये फॉर्मूले को हम लगा देते हैं।
अब इस फॉर्मूले को मैं यूज करवा रहा हूं तुम्हें, ठीक। क्या था परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, क्या था 1.03 डिवाइड इनटू 100 अपॉन में डायपोल मैक्सिमम। तो ठीक है जी, तो परसेंटेज मैं कैसे निकालूं? तो परसेंटेज निकालने का मेरे पास तरीका है क्या, 1.03 डिवाइड इनटू में 100 अपॉन में डायपोल मोमेंट मैक्सिमम। अब डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। यही फॉर्मूला है ना डायपोल मोमेंट का, यही पढ़ा है ना हमने। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो चार्ज कितना है? अगर मैक्सिमम होता तो कितना बताया मैंने? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है भाई? डिस्टेंस मुझे बताया हुआ है 1.275 एंगस्ट्रॉम, मतलब 1.275 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक। तो क्या हुआ? परसेंटेज कैसे निकलेगी? 1.03 डिवाइड इनटू में 100 अपॉन में क्या आएगा? 4.8 इंटू 1.275 इंटू -10 ESU और -8 सेंटीमीटर, कितना बन जाएगा? 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। और मैंने तुम्हें क्या बताया था? 10⁻18 ESU सेंटीमीटर को क्या कहते हैं? एक डिवाइड। तो ये डिवाइड से ये डिवाइड कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, वो सॉल्व तुम कर सकते हो भाई। देखो फिर से देख लो, 1.03 डिवाइड क्या है? ऑब्टेन्ड इनटू में 100, वो परसेंटेज के लिए 100 लगाते ही हैं, अपॉन में डायपोल मोमेंट मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैंने बोला जी मैक्सिमम ये हो सकता है जब पूरा इलेक्ट्रॉन खींच ले। अब पूरा इलेक्ट्रॉन खींचने में चार्ज कितना आएगा? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इंटू में डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 1.275 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मैंने किस में लिखा? -8 सेंटीमीटर में। तो मेरे पास आंसर क्या है? 4.8 इंटू 1.275 इंटू में -10 और -18 ESU सेंटीमीटर। -18 ESU सेंटीमीटर को मैंने क्या बता रखा है? डिवाइड। तो डिवाइड से डिवाइड कट जाएगा। इसको सोल्व करना तुम्हें आता है। और देखो जी वही बात है जो मैंने तुम्हें बताया था, क्या कि ये क्वेश्चन इतनी बारी आया हुआ है कि मुझे तो आंसर याद है, तुम्हें शायद याद हो जाएगा कर करके, अभी 2 साल है। 16.83% आयनिक आता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली बहुत बारी MCQs के अंदर होता है, तुम्हें पता ही है 17% के आसपास भी दे रखा होता है। ये मतलब नीचे जो ऑप्शन थे होंगे, एग्जैक्टली बोलूं 16.83 और राउंड ऑफ कर दूं अगर MCQs के हिसाब से तो 17% के आसपास अगर आंसर होगा HCl का, तो तुम्हें उसे मार के आना है। तरीका ये रहा। और मैंने तुम्हें बताया था कि 2 ही क्वेश्चन आते हैं डायपोल मोमेंट में परसेंटेज वाले, या तो HCl की परसेंटेज निकालने को बोलेंगे, या याद है HBr की परसेंटेज निकालने को बोलेंगे। और HBr इसी तरीके से निकालोगे तो वो 10% आता है। डाटा तुम्हें दिया होगा उसे निकाल दो, 10% आई निकालता है। मैंने आज तक यही 2 क्वेश्चन सिर्फ JEE और नीट में देखे हुए हैं कि HCl के आयनिक परसेंटेज निकालो या HBr के आयनिक परसेंटेज निकालो, और इतनी बार देखे कि मुझे आंसर याद हो गया। HCl तकरीबन 17% आयनिक है, HBr तकरीबन 10% आयनिक है, ठीक है। तो भाई मैंने अभी तक क्या पढ़ा है? मैंने डायपोल मोमेंट पढ़ा है। डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशन बताई, कौन सी? पहली एप्लीकेशन बताई टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। मैंने आयनिक कैरेक्टर निकालना सिखाया। अब 2 एप्लीकेशन बची है, कौन सी? टू प्रिडिक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर्स, ये क्या वाला है, और टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल।